साथियों, आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास के फर्स्ट ईयर के कोर्स का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे समय को एक संसाधन के रूप में। और समय एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर काम के लिए समय की आवश्यकता होती है। यह एक अनोखा संसाधन है। कोई भी व्यक्ति समय न तो किराए पर ले सकता है और न ही इसे खरीद सकता है। फिर भी हम में से अधिकांश व्यक्ति समय को बर्बाद करते हैं। वास्तव में जीवन में सफल होने के लिए समय को बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय एक ऐसी महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो समय है वो 24 घंटे ही है और समय को रोका भी नहीं जा सकता। इसलिए हम सबको यदि अपने जीवन में सफल होना है और सफल व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो हमें समय का सही तरीके से बुद्धिमानी से सदुपयोग करना चाहिए। इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब समय नष्ट करने वाले कारकों की पहचान, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो यह है कि हमारी लक्ष्य क्या है, प्राथमिकताएं क्या है, किस समय सीमा में हम कार्य को करेंगे। हम ये सारी चीज़ें निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं और जब हम ये चीज़ निर्धारित नहीं कर पाते हैं तो निश्चित ही है हम अपना एक बहुत बड़ा समय इसी को निर्धारित करने, लक्ष्य प्राथमिकताओं के निर्माण करने में व्यर्थ कर देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जिससे समय नष्ट होता है, टू मच सोशलाइजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा सामाजिकरण। हम समाज में बहुत सारे व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो समय है वह भी बहुत वेस्ट होता है। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि आखिर सामाजिकरण हम कितना करें जिससे कि हम अपने लक्ष्य से भटके ना और हमारा जो समय है वह बहुत ज़्यादा व्यर्थ ना हो। न कहने में विफलता, हम में से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए हमसे कहते हैं तो हम अपना कार्य छोड़कर उस कार्य में को करने लगते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कहीं न कहीं हमें न कहने का तरीका नहीं मालूम होता है और हम इस बात से भयभीत होते हैं कि यदि हम न कह देंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति एक नकारात्मक छवि बना लेगा या फिर हमारी मदद नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम बड़ी विनम्रता से किसी को किसी काम के लिए ना बोल सकते हैं और ऐसे में वह व्यक्ति भी हमारी समस्या को समझेगा और इस तरह से ना कहने से हमारा बहुत ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होता है वो हम बचा लेते हैं। अगला है व्यवधान या इंटरप्शन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इमरजेंसी कार्य आ जाते हैं, कुछ ऐसे व्यवधान आ जाते हैं जिसको हम चाह के भी नहीं रोक सकते हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा समय की क्षति होती है। टाल मटोल, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्य होते हैं और उन कार्यों को हमें ही करना है, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं और बाद में जब वो सारे कार्य एक साथ हमें करने पड़ते हैं तो हमें फिर बहुत ज़्यादा हमारे समय नष्ट होता है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए किसी कार्य को बिना टाले हुए हमें करना चाहिए। असमंजस, कई बार इनडिसीजन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम यह तय ही नहीं कर पाते हैं कि इस कार्य को हमें करना है कि नहीं करना है और जब इस असमंजस की स्थिति में होते हैं तो हम अपना बहुत सारा समय इसी असमंजस में व्यर्थ कर देते हैं। अनियमितता या इरेगुलरिटी, समय का नष्ट होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा कोई दिनचर्या, कोई शेड्यूल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हम अनियमित होते हैं, कभी किसी कार्य को कर लेते हैं, जो कार्य सामने आता है इमरजेंसी होता है हम उसी को कर देते हैं, बाकी सब कार्यों को छोड़ देते हैं और व्यर्थ ही हम बातचीत करके या विभिन्न तरीके से हम समय को व्यर्थ करते हैं। जबकि सही तरीका यह होता है कि हम अपने जो भी कार्य है उसमें रेगुलर रहे और हर कार्य को समय पर ही पूरा करें। फ़ोन कॉल्स,
फ़ोन कॉल्स, मोबाइल्स, इंटरनेट आजकल एक ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लोग बहुत ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आजकल यूट्यूब और तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे रील्स आ रहे हैं जिसको जब विद्यार्थी देखने लगते हैं तो कब 2 से 4 घंटा बीत जाता है हमें पता नहीं चलता है। और जो हम मनोरंजन के लिए चीज़ों को देखते हैं वह मनोरंजन तक तो ठीक है, लेकिन एक समय के बाद वह एक महत्वपूर्ण कारक होता है हमारे समय को नष्ट करने का। सोशल मीडिया बता ही दिया गया हूँ किस तरीके से समय को नष्ट करता है। टेलीविज़न में भी देख के बहुत लोग समय को व्यस्त करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें अननेसेसरी जो कन्वर्सेशंस होते हैं, अनावश्यक बातचीत, उससे भी बचना है, क्योंकि ये सारे कारक जो हैं वो समय नष्ट करने के हैं। ट्रैफिक की समस्या, बड़े बड़े शहरों में ये आम तौर पे देखा जाता है कि ट्रैफिक जैम होता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा समय हमारा नष्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ 11-12 कारक हैं जो कि समय नष्ट करने के पहचान। अब बात कर लेते हैं समय प्रबंधन की, टाइम मैनेजमेंट की। तो समय प्रबंधन से तात्पर्य है समय को सही तरीके से उपयोग करने की योजना और प्रबंधन की तकनीकी से है। समय प्रबंधन एक अति आवश्यक कौशल है। समय प्रबंधन का तात्पर्य समय के कुशलतापूर्वक प्रयोग से है। तो समय प्रबंधन बेसिकली हमें यह सिखाता है कि जो हमारे सीमित समय है उसका हम किस तरीके से सही से उपयोग करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कुशलतापूर्वक कार्यों का निपटारा कर सकें। अब इसी को लेके एक समय प्रबंधन मैट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है जिसको हमको देखना है। हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे बहुत लोगों के लिए अपने शेड्यूल में सब कुछ करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। इसलिए यह ज़रूरी है कि लोग अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता के क्रम में डालें। डी आइजनहावर ने एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स नाम का एक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल उपयोगकर्ता को अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता देने और अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाता है। मॉडल की मदद से वह महत्व और तात्कालिकता के संदर्भ में अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन कर सकता है। अर्थात इस मैट्रिक्स में हमें बताया जाता है कि कौन सा कार्य ऐसा है जो कि महत्वपूर्ण है और तात्कालिक भी है। तात्कालिक से यहाँ तात्पर्य है ऐसे काम जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, वह अर्जेंट होते हैं, हमें उन्हें तुरंत करना होता है। तो आइए हम देखते हैं समय प्रबंधन मैट्रिक्स को। तो प्राथमिकता देने के जो 4 प्रमुख कार्य शामिल हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। पहले ऐसे कार्यों को हम लेते हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं और अर्जेंट भी हैं, मतलब तात्कालिक भी हैं। दूसरे ऐसे कार्य जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन उनको करना अर्जेंट नहीं होता है। तीसरे ऐसे कार्य होते हैं जो तात्कालिक हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। और चौथे ऐसे कार्य होते हैं जो न तो महत्वपूर्ण हैं और न ही तात्कालिक भी हैं। अब हम यहाँ पे समय प्रबंधन मैट्रिक्स को देखते हैं। ये एक्चुअली में देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट हैं। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। इसमें जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें ऐसे कार्य हैं जो कि महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ साथ अर्जेंट भी हैं। मतलब ऐसे कार्य को सबसे प्रथम किया जाता है, सबसे पहले ऐसे कार्यों को किया जाता है। इसमें तमाम तरह के इमरजेंसीज कार्य होते हैं और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें समय सीमा में निपटाना होता है और उस समय सीमा के लास्ट आवर के काम बचे होते हैं, तो इन कार्यों को हम सबसे पहले करते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में आइए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कार्य तात्कालिक तो नहीं होते हैं, अर्जेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन होते महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि प्लानिंग, प्रिपरेशन, आपकी क्षमताओं का विकास करना। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो, तो अब एग्ज़ाम की मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है कि कल ही है या आज ही है, उसे तुरंत अर्जेंट आपको करना है, लेकिन फिर भी उस चीज़ की तैयारी, प्रिपरेशन या आप किसी स्किल को सीखना महत्वपूर्ण तो होता ही है। हाँ, ये बात अलग है कि वह उसकी जो परीक्षा है वो 6 महीने बाद होनी है, इसलिए वो शायद अर्जेंट ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण तो है, हमारे कैरियर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे दूसरे क्वाड्रेंट पे रखते हैं और इसे भी हम पहले के बाद हमेशा दूसरे क्वाड्रेंट के कार्य को करते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे क्वाड्रेंट में।
ऐसे जो कार्य होते हैं वह अर्जेंट तो होते हैं, मतलब उन्हें तुरंत करना होता है, यानी वो अर्जेंट तो हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कोई व्यवधान आ गया, आप पढ़ाई कर रहे हो, घर में कुछ मेहमान आ गए हैं, आप किसी कार्य में लगे हुए हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं और किसी ने आपको फ़ोन कर दिया, तो यहाँ पे ये इसका फ़ोन उठाना या जो हमारे फ्रेंड्स या गेस्ट आए हैं उनको एंटरटेन करना ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अर्जेंट है। यदि आपके घर में वो आए हैं तो आपको तुरंत ही, यदि फ़ोन आया है तो उसे तुरंत ही आपको उठाना पड़ेगा। अब चलते हैं चौथे क्वाड्रेंट में। इसमें जो कार्य हैं वो तो ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे कार्य को हम सबसे अंतिम में करेंगे। इसमें है सभी तुच्छ क्रियाएं, ट्रिवियल एक्टिविटी, जितनी भी तुच्छ क्रियाएं हैं उनको लेते हैं, साथ साथ सारे जो हमारे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हम टाइम पास में करते हैं, जैसे दोस्तों से चैट, कहीं घूमने जाना, कई तरह की हॉबीज़ होती हैं जो हम पार्ट टाइम में करते हैं, वो सारे कार्यों को हम चौथे क्वाड्रेंट में रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समय प्रबंधन मैट्रिक्स जिसे डी हावर ने दिया है, तो आइजनहावर ने इसे इसीलिए दिया है क्योंकि आप यह डिसाइड कर सकें कि हमें कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले करना है, उसके बाद दूसरे नंबर के कैटेगरी में हम किन कार्यों को रखें, तीसरे में किन कार्यों को रखें और चौथे में किन कार्यों को रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि यह टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है और इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही हम अपने सारे कार्यों को रखते हैं और उसी क्रम में करते हैं। इससे निश्चित ही हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करने में हमें सफलता मिलती है। जो अगला एक टॉपिक है हमारा वह है तनाव या स्ट्रेस। तो तनाव है क्या? तनाव एक प्रकार का मानसिक विकार है जिसमें हमारा मस्तिष्क सही कार्य करने और किसी भी खुशी के मौके पर प्रसन्न होने में असक्षम हो जाता है। कुछ व्यक्तियों में तनाव की खास वजह होती है और कुछ व्यक्तियों में बिना वजह के भी तनाव होता है। अब हम बात करते हैं तनाव के लक्षण। तो जो सबसे पहला लक्षण है वह संज्ञात्मक लक्षण है। संज्ञात्मक लक्षण का अभिप्राय मस्तिष्क से संबंधित लक्षण से है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे याददाश्त की समस्याएं, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। एकाग्रता, यदि किसी काम को कर रहे हैं तो हम कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, एकाग्रता की समस्याएं होती हैं। निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, हम यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि किस कार्य को करना है, किस कार्य को नहीं करना है। निराशावाद, कहीं ना कहीं एक निराशा से हम घिरे रहते हैं। तो यह पहला जो तनाव के लक्षण में पहला जो है संज्ञात्मक लक्षण यानी मस्तिष्क से संबंधित लक्षण, इसमें ये 4 चीज़ें आती हैं। फिर लगातार चिंता करना भी इसी का एक लक्षण है। अब हम चलते हैं दूसरे लक्षण में, भावनात्मक लक्षण। भावनात्मक लक्षण में जैसे कि हम चिड़चिड़ापन हमारे अंदर रहता है, अकेलापन की भावना होती है, बिना वजह हमें गुस्सा आता है, ये सारी भावनात्मक लक्षण हैं। तीसरा लक्षण है शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण में लगातार सर में दर्द, कहीं बदन में दर्द, कष्ट का अनुभव और हृदय गति, सर्दी, ये सब लक्षण आते हैं। बुखार जैसा एहसास होता है। स्वभाव संबंधित लक्षण, भूख लगने में बढ़ोतरी या कमी, अत्यधिक सोना या अपर्याप्त सोना, सामाजिक रूप से अलग थलग होना, उत्तरदायित्वों को अनदेखा करना, ये सब स्वभाव संबंधित लक्षण हैं। शराब या सिगरेट का सेवन करना, ये सब तनाव के लक्षण हैं, स्वभाव संबंधित लक्षण। नाखून चबाना, व्यग्रता से चलते फिरते रहना आदि यदि ये आदतें आप देखते हैं तो आप समझिए कि उस व्यक्ति में कहीं न कहीं तनाव के तत्व मौजूद हैं। अब तनाव के प्रकार, जो सबसे पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं यूस्ट्रेस। यह तनाव अचानक अति आनंद के कारण होता है और इस प्रकार का तनाव लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसके अलावा यह प्रसन्नता की स्थिति है। यूस्ट्रेस में इसलिए कभी कभार और क्षणभंगुर होने के कारण हानिकारक तो बिल्कुल नहीं है। यूस्ट्रेस को सकारात्मक तनाव भी कहा जाता है। यूस्ट्रेस
एक तनाव या तनाव के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया है जो आपको किसी चुनौती से निपटने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह समस्याओं का सामना करने में सहायता करती है या जो ठीक करना है उसे ठीक करने में सहायता करती है। जो यूस्ट्रेस है वो बेसिकली तनाव कई तरीके से होते हैं। एक तनाव ये होता है कि मान लीजिए कल हमको कोई बड़ा मैच खेलना हो, या फिर हमें कल कार सीखने जाना है, या हमें कोई बहुत बड़ा पद मिला है और हमें उस पद को कल निर्वहन करना है। तो हमें एक तनाव तो रहता है क्योंकि मुझे कल उस कार्य को करना है, लेकिन अंदर से खुशी भी रहती है। इस भावना का भी एहसास होता है कि मुझे यह बहुत बड़ा कार्य मिला है और मुझे कहीं न कहीं से सफलतापूर्वक करना है, और सफलतापूर्वक करने के बाद एक आनंद की अनुभूति भी होगी। तो इस तरह का तनाव अच्छा तनाव होता है, यह खुशी का तनाव है। इस तरह के तनाव से व्यक्ति को अपने काम को करने में एक उत्साह ही मिलता है, तो यह किसी प्रकार का हानिकारक नहीं। जो दूसरा तनाव है वह डिस्ट्रेस या संकट है। जब कुछ बुरा होता है हमारे साथ या नकारात्मक प्रतिक्रिया हम करते हैं, तब डिस्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न होती है। डिस्ट्रेस सोचने, महसूस करने या कार्य करने के तरीकों को प्रभावित कर सकता है, और इस प्रकार का तनाव हानिकारक होता है। यह वह तनाव है जिसमें कार्यकारी जीवन में बहुत अधिक तबाही मचाई है। वास्तव में जो तनाव होता है वह यही मुख्य तनाव है जो हानिकारक भी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जब कभी असफल हो जाते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम इस तरह के तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, और यह हानिकारक भी है। अगला है हाइपर वर्क स्ट्रेस। आजकल इस प्रकार का तनाव अति सक्रियता और समय सीमा आदि को पूरा करने के लिए जीवन की कठिनाइयों के कारण होता है। लक्ष्य पाने और लगातार अधिक कार्य करना अति तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए हाइपर स्ट्रेस से निपटने की कुंजी अच्छी योजना बनाना है तथा अपने काम को सीमित रखना तथा उतना ही काम लेना जितना आप कर सकें। आजकल यह स्ट्रेस भी काफ़ी देखने को मिलता है जिसे हम हाइपर वर्क स्ट्रेस कहते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं ही अपना लक्ष्य पाने के लिए या अपने आप को औरों से बेहतर साबित करने के लिए बहुत सारे कार्यों को ले लेता है, और उस कार्यों को जब वो नहीं कर पाता क्योंकि वह कार्य उसके क्षमता से ज़्यादा है और उसने उसको ले लिया है, तो ऐसे में वह एक तनाव का महसूस, एक स्ट्रेस महसूस करता है। इसे ही हम हाइपर वर्क स्ट्रेस कहते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको अपने काम को सीमित रखना है और उतना ही काम लेना है जितना आप कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार के स्ट्रेस से बच सकते हैं। तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम तनाव को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? पहला है व्यायाम। व्यायाम, हर दिन आधा घंटा व्यायाम करें सुबह उठकर पहले। इससे इंसान का शरीर स्वस्थ होता है, अच्छी नींद आती है, और जाहिर सी बात है जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम अच्छे नींद लेंगे तो हमें तनाव भी नहीं होगा। दूसरा है स्वस्थ आहार। जितना अच्छा स्वस्थ आहार, विटामिन, प्रोटीन, आयरन से भरपूर आहार आप करेंगे, आप तनाव से दूर रहेंगे। संगीत सुनना। अक्सर जो व्यक्ति तनाव में होते हैं यदि वो संगीत सुने तो वह तनाव से मुक्त होते हैं, इसलिए हमेशा व्यक्ति को संगीत जरूर सुनना चाहिए। ध्यान। प्रतिदिन की दिनचर्या में कुछ समय योग, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि के लिए देना चाहिए। ऐसा कार्य जो व्यक्ति करते हैं वो निश्चित ही तनाव से बचते हैं, और जिन्हें तनाव है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। हाथों को गर्म पानी से धोना। जब किसी व्यक्ति को तनाव हो जाता है तो उसे गुनगुने पानी से हाथों को धोना चाहिए। इससे निश्चित रूप से तनाव कम होता है। भरपूर नींद। नींद ना आने से व्यक्ति को तनाव हो जाता है और वह परेशान रहता है। अगर नींद नहीं आ रही है तो आंखें बंद कर लेते हैं और दिमाग में किसी तरह का कोई विचार ना आने दें। इससे नींद आने में सहायता होगी और सुकून मिलेगा। शराब से दूर। अक्सर ये देखा जाता है जब किसी व्यक्ति को तनाव होता है तो वो यह कहता है कि इस तनाव से को हटाने के लिए या दूर करने के लिए हम शराब, सिगरेट इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शराब तनाव को और बढ़ा देती है, उसे कम नहीं करती है। इसलिए तनाव वाले व्यक्ति को शराब इत्यादि नशों से दूर ही रहना चाहिए। प्रतिक्रियाएं। जिस व्यक्ति को तनाव हो रहा है
उसे तनाव को निकाल देना चाहिए। इसके लिए उसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यक्ति को तनाव हो और वह चुपचाप बैठा रहे, ऐसे स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसलिए प्रतिक्रियाएं देने से ना डरें। हंसने वाली तस्वीर। तनाव भरे व्यक्ति को हंसने वाली तस्वीर देखना या खुद हंसने वाली शक्ल बना लेने से उसके अंदर का तनाव कम हो सकता है। ड्राइंग या आर्ट बनाना। तनाव कम करने के लिए कला या ड्राइंग करना चाहिए। तनाव के दौरान मस्तिष्क का बायां भाग प्रभावित होता है, जो विचार करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए जो भी दिमाग में आए उसे कागज पे ड्रा करने से तनाव कम हो जाता है। नंगे पैर जमीन पर चलना। तनाव वाले व्यक्ति को जूते उतार देना चाहिए। वह नंगे पैर जमीन पर चलना चाहिए। इससे तनाव में कमी आती है। मीठा खाना। तनाव में व्यक्ति को मीठा खाने का दिल करता है। तनाव वाले व्यक्ति को मीठा, कुछ हरी सब्जियां, रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। इससे उसके तनाव में कमी आती है और वह उसके शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। तो ये रहे तनाव या स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ तरीके।